जय हिंद दोस्तों। आज 23 सितंबर भारत के हिंदी भाषा के राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्मदिन है। तो आज के इस वीडियो में चलिए हम लोग भारत के राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का जो जीवन है, जीवन परिचय के विषय में जानते हैं और साथ ही उन्होंने जो प्रमुख रचनाएं की हैं उन रचनाओं के विषय में जानेंगे। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और परिचित लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी जान सके भारत के राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में। और अब तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे आगे आने वाले सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय। देखिए, रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के प्रमुख लेखक, कवि व निबंधकार थे। उनको आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवियों में शामिल किया जाता है। दिनकर स्वतंत्रता पूर्व एक विद्रोही कवि के रूप में पहचाने गए और स्वतंत्रता के बाद उन्हें राष्ट्र कवि के नाम से हम लोग जानते हैं। वे छायावाद के बाद की जो कवियों की श्रृंखला है वहाँ पर पहली पीढ़ी के कवि रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी को, वे एक वीर रस के कवि थे। उनका जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में एक सामान्य किसान रवि सिंह तथा उनकी पत्नी मनरूप देवी के पुत्र के रूप में हुआ था। दिनकर जी का बचपन जो है वो गांव में ही बीता था और वो काफ़ी सालों तक गांव में रहे और जहां दूर तक फैले खेतों की हरियाली, आमों के बगीचे और नदियों की खूबसूरती देख वे बहुत प्रकृति के प्रति आकर्षित हुए। प्रकृति की इस सुषमा का प्रभाव दिनकर के मन में बस गया और शायद इसीलिए वास्तविक जीवन की कठोरताओं का भी अधिक गहरा प्रभाव उनके जीवन पर और उनकी लेखनी पर पड़ा है। इसके बाद अगर उनकी शिक्षा की बात करें हम लोग तो उन्होंने संस्कृत के एक पंडित के पास अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ की और गांव के प्राथमिक विद्यालय से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद जो सबसे बड़ी घटना घटी उनके जीवन में वो रही कि निकटवर्ती जो बोरो नामक ग्राम में एक स्कूल खोला गया था, राष्ट्रीय मिडिल स्कूल, और ये स्कूल खोला गया था तत्कालीन जो शिक्षा व्यवस्था थी ब्रिटिश की उसके विरोध में। तो यहाँ पर जब उन्होंने दाखिला लिया इसके बाद से यहीं से इनकी व्यक्तित्व में राष्ट्रीयता की एक भावना का विकास होने लगा था। इसके बाद 1928 में मैट्रिक के बाद दिनकर ने पटना विश्वविद्यालय से 1932 में इतिहास में बीए का ऑनर्स किया। उन्होंने काफ़ी सारे भाषाएं जैसे संस्कृत, बंगला, अंग्रेजी, उर्दू का गहन अध्ययन किया था। तो काफ़ी सारे भाषाओं में वो पारंगत थे हम लोग कह सकते हैं। बीए की परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद वे एक विद्यालय में अध्यापक के रूप में कार्यरत रहे। 1934 से लेकर 1947 तक तत्कालीन जो बिहार सरकार थी, यानी कि जो ब्रिटिश बिहार सरकार थी, वहाँ पर वे सेवा में सब रजिस्ट्रार और प्रचार विभाग के उपनिदेशक पदों पर कार्य किया उन्होंने। और इन्हीं कार्य करते वक्त उनकी जो रेणुका और हुंकार की जो कुछ रचनाएं थी वो यहाँ वहाँ प्रकाशित होती रही। और जब अंग्रेज प्रशासकों को ये बात पता चली तो उनको समझते देर न लगी कि वे एक गलत आदमी को अपने तंत्र का अंग बना बैठे हैं जो कि उनकी ही विरोधिता करता है। तो उनकी एक काफ़ी पैनी नज़र रही दिनकर जी पर और बात बात पर उनसे कैफियत तलब होती और चेतावनियाँ मिला करती थी उनको। तो 4 वर्ष में उनका हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर 22 बार तबादला किया गया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रेणुका और हुंकार जो काव्य ग्रंथ थे दिनकर जी के, उनकी ही रचनाएं 1934 से लेकर 1947 तक कुछ यहाँ वहाँ पत्रिकाओं में और कुछ लेखनियों में प्रकाशित होती रही। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तब वो बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक व विभागाध्यक्ष नियुक्त होकर मुजफ्फरपुर पहुँचे। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं वे मुजफ्फरपुर पहुँचे। और 1952 में जब भारत की प्रथम संसद का निर्माण हुआ, यानी कि जब पहले इलेक्शन के बाद पहली लोकसभा का निर्माण हुआ, तो उन्हें राज्यसभा का एक सदस्य चुना गया उनके कार्यों को देखते हुए और वे दिल्ली यहाँ पर पहुँच चुके थे। इसके बाद दिल्ली में वे 12 वर्ष तक रहे। वे 12 वर्ष तक राज्यसभा के सांसद रहे और उसके बाद 1964 से लेकर 1965 तक उनको भागलपुर विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया। तो कुलपति नियुक्त किए जाने के दौरान ही उनको भारत सरकार से न्योता मिला हिंदी के सलाहकार के रूप में नियुक्त होने के लिए। तो यहाँ पर 1965 से लेकर 1971 तक वे भारत सरकार के जो हिंदी के सलाहकार थे उस पद पर रहे और फिर दिल्ली लौट आए।
उन्होंने सामाजिक और आर्थिक समानता और शोषण के खिलाफ कविताओं की रचना की। एक प्रगतिवादी और मानववादी कवि के रूप में उन्होंने ऐतिहासिक पात्रों और घटनाओं को ओजस्वी और प्रखर शब्दों का चुनाव किया और इसी तरह उन्होंने वीर रस के काव्य ग्रंथों का निर्माण किया। उनकी महान रचनाओं में आती है रश्मिरथी, और रश्मिरथी मुझे नहीं लगता भारत के किसी भी इंसान को उसके बारे में पता नहीं है। ये रचना महाभारत के रण के एक महारथी कर्ण की जो वीरता है और उनकी ओजस्विता है उसको बखान करती है। इसके साथ ही परशुराम की प्रतीक्षा शामिल है उनकी महान रचनाओं में। इसके अलावा उर्वशी को छोड़कर उनकी काफ़ी सारी रचनाएं, मतलब जो भी रचनाएं हैं सभी रचनाएं वीर रस से ओतप्रोत है। सिर्फ उर्वशी यहाँ पर हमको दिखती है, वीर रस उसमें शामिल नहीं है। और हम लोग कह सकते हैं महाकवि भूषण के बाद उन्हें वीर रस का सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है। महाकवि भूषण उनसे पहले आए थे और महाकवि भूषण के बाद ही स्थान आता है यहाँ पर हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी का। तो वीर रस क्या होता है? वीर रस 9 रसों में से एक प्रमुख रस है। जब किसी रचना या वाक्य आदि से वीरता जैसे स्थायी भाव की अनुभूति हो तो उसे वीर रस कहा जाता है। यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी की काव्य रचनाओं में वीर रस बहुत ज़्यादा हमको देखने को मिलता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं उनकी एक रचना उर्वशी, जिसको वीर रस की रचनाओं में शामिल नहीं किया जाता। तो ज्ञानपीठ से सम्मानित उनकी रचना उर्वशी की कहानी मानवीय प्रेम, वासना और संबंधों के इर्द गिर्द घूमती है। उर्वशी स्वर्ग की एक अप्सरा की कहानी है। वही कुरुक्षेत्र महाभारत की शांति पर्व का कविता रूप है। यह दूसरे विश्व युद्ध के बाद लिखी गई रचना है। तो आप लोग याद रख सकते हैं दूसरे विश्व युद्ध के बाद ही लिखी गई उनकी रचना है कुरुक्षेत्र, जो कि महाभारत के शांति पर्व पर आधारित है। वही सामधेनी की रचना कवि के सामाजिक चिंतन के अनुरूप हुई और संस्कृति के 4 अध्याय में दिनकर जी ने कहा है कि सांस्कृतिक, भाषाई और क्षेत्रीय विविधताओं के बावजूद भी भारत एक देश है और इसका कारण है कि सारी विविधताओं के बाद भी हमारी सोच एक जैसी है। यानी कि हम में भिन्नता हो सकती है भाषाई, सामाजिक और किसी भी दृष्टि से, लेकिन हम सबकी सोच जो है वो एक जैसी है। और इसका जो बखान है या फिर इसकी बात उन्होंने की है संस्कृति के 4 अध्याय नामक काव्य ग्रंथ में। इसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं उनकी प्रमुख रचनाओं को। तो पहले हम लोग नज़र डालते हैं काव्य रचनाओं पर। तो देखिए काव्य रचना की शुरुआत हमको यहाँ पर देखने को मिलती है बारदोली विजय संदेश से, जो कि 1928 में प्रकाशित हुआ। साथ ही प्रणभंग 1929, रेणुका 1935, हुंकार 1938, रसवंती 1939, द्वंद्व गीत 1940, कुरुक्षेत्र 1946, धूपछाया 47, सामधेनी यहाँ पर हमको देखने को मिलती है 47 में, और 47 में ही उनकी रचना बापू भी प्रकाशित हुई। इसके बाद इतिहास के आंसू सामने आई 1951 में, धूप और धुआं 1951, मिर्च का मज़ा 1951, उनकी कालजयी रचना रश्मिरथी 1952 में प्रकाशित हुई। दिल्ली 1954, नीम के पत्ते 1954, नील कुसुम 1955, सूरज का ब्याह 1955, चक्रवाल 1956, कविश्री 1957, सीपी और संघ 57 में ही, नए सुभाषित 57 में ही, लोकप्रिय कवि दिनकर यानी कि खुद पर उनकी जो रचना है लोकप्रिय कवि दिनकर 1960, उर्वशी जो कि वीर रस में शामिल नहीं की जाती 1961, परशुराम की प्रतीक्षा ये भी उनकी एक कालजयी रचना है, ये 1963 में प्रकाशित हुई। आत्मा की आंखें 1964, कोयला और कविता 1964, मृत्यु तिलक 1964, दिनकर की सुक्तियाँ 1964, हारे को हरिनाम 1970, संचयिता 1973, दिनकर के गीत 1973, रश्मिलोक 1974 और उर्वशी तथा अन्य श्रृंगारिक कविताएं 1974 के बाद में देखने को मिलती हैं। और चलिए अब हम लोग नज़र डालते हैं उनकी गद्य कृतियों पर। तो गद्य कृतियों की अगर हम लोग बात करें तो मिट्टी की ओर 1946 में, चित्तौड़ का साका 1948, अर्धनारीश्वर जिसका पिक्चर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, अर्धनारीश्वर प्रकाशित हुआ 1952, रेती के फूल 1954, हमारी सांस्कृतिक एकता 1955, भारत की सांस्कृतिक कहानी 1955, संस्कृति के 4 अध्याय 1956, और ये जो तीनों रचनाएं हैं ये भारत की एकता को दर्शाती है। उजली आग 1956, देश विदेश 1957, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता 1955। इसके बाद काव्य की भूमिका 1958,
पंत प्रसाद और मैथिली शरण 1958, वेणुवन 1958, धर्म नैतिकता और विज्ञान 1959, बट पीपल 1961, लोकदेव नेहरू जो कि नेहरू जी पर उनकी एक रचना है 1965, शुद्ध कविता की खोज 1966। इसके बाद साहित्यमुखी 1968, राष्ट्रभाषा आंदोलन और गांधी जी 1968, हे राम 1968, संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ 1970, भारतीय एकता 1971, मेरी यात्राएं 1971, दिनकर की डायरी 1973, चेतना की शिला 1973, विवाह की मुसीबतें 1973 और आधुनिक बोध 1973। तो ये सभी जो रचनाएं हैं ये गद्य रचनाओं में आती है दिनकर जी के। अब हम लोग बात कर लेते हैं उनको मिले सम्मान के बारे में। तो उनको काफ़ी सारे सम्मान मिले। जो पहला सम्मान यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं वो है दिनकर जी को उनकी रचना कुरुक्षेत्र के लिए काशी नगरी प्रचारिणी सभा, उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार से सम्मान मिला। संस्कृति के 4 अध्याय जिस पर उन्होंने भारतीय एकता को दर्शाया था, उसके लिए 1959 में साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया था उनको। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1959 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया था उनको। इसके अलावा भागलपुर विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलाधिपति और बिहार के राज्यपाल जाकिर हुसैन जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने, उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया था उन्होंने। इसके बाद गुरु महाविद्यालय ने उन्हें विद्या वाचस्पति के लिए चुना। 1968 में राजस्थान विद्यापीठ ने उन्हें साहित्य चूड़ामणि से सम्मानित किया। 1972 में काव्य रचना उर्वशी के लिए उन्हें ज्ञानपीठ से सम्मानित किया गया और 1952 में वे राज्यसभा के लिए चुने गए और ये उनकी महानता ही थी कि लगातार 3 बार वे राज्यसभा के सदस्य रहे। इसके बाद 1999 में भारत सरकार ने उनकी स्मृति में डाक टिकट जारी किया, जिसको आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और साथ ही उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उनका एक भव्य प्रतिमा का यहाँ पर विमोचन किया था, जिस प्रतिमा को आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर ऐसे ही और वीडियोस आप लोग देखना चाहते हैं इस चैनल पर तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और किस महान हस्ती के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं वो भी ज़रूर लिखिएगा। मैं प्रयास करूँगा ऐसे वीडियो और इस चैनल पर लाने के लिए। जय हिंद।